जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेपी गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं माइंड में कि 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। यानी शुरू के 3-4 क्वेश्चंस तो बने, लेकिन बाद वाले क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में हम बताएंगे कि उतने क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। यदि आप गद्य खंड में कहानी या फिर जो भी शीर्षक है उसे समझ लेते हैं तो सारे प्रश्न बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट बनाएं और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेखक के परिचय से और उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है विषय हिंदी वर्ग 10वीं लिखा हुआ है। इसमें पाठ संख्या 1 है भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है। पहला ही क्वेश्चन है कि यह क्या है। यह एक निबंध है। इसमें लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। 14 अप्रैल 1891 में। स्थान कहाँ हुआ था? महू में, मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस परिवार में? दलित परिवार में। और महार जाति से आते हैं कि जिन परिवारों से लोग ऊंच नीच की भावना रख रहे हैं वही परिवार दलित परिवार है। भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। और प्रेरक व्यक्ति जिनसे वे इंस्पिरेशन लिए वे हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इन व्यक्तियों से वे इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़े और बहुत बड़े व्यक्ति बने आगे जाकर के। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा था। द कास्ट इन इंडिया, जिसमें देयर मैकेनिज्म शामिल है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे। ये जो रचनाएं हैं ये अंबेडकर जी के हैं। अब आगे देखिए दोस्तों कि आगे और क्या क्या है। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं विख्यात भाषण जो इनका रहा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब इस पाठ से लेते हैं वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी आते रहते हैं। तो प्रथम प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आंसर देख लीजिए यहाँ पर। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वे हैं जातिवाद के पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। यानी किसी से भेदभाव नहीं करना है और छुआछूत की भावना नहीं रखना है। अगर ऐसे रखते हैं तो ये मानवता का पहचान नहीं है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है? लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वे हैं जातिवाद के पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात की भावना रखते हैं, ऊंच नीच का भावना रखते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। विडंबना का स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। अब लेते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का
स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? जाति के बारे में, कास्ट के बारे में। आंसर, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी माँ के पेट में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। उसके अंदर हुनर क्या है, उनके अंदर नॉलेज क्या है, उस बेस पे नहीं होता है, बल्कि मदर के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में लोग मनपसंद कार्य नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य नहीं कर पाता है। ऐसी हालत में वह बेरोजगार हो जाएगा। यानी कि जैसा कोई करना चाहता है वैसा नहीं हो पाता है, उस स्थिति में वह बेरोजगार हो जाएगा। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब जाति प्रथा से ही आ रहा है। तो चूंकि मानव का जिस जाति में, जिस कास्ट में जन्म होता है वह अपने माता पिता यानी पेरेंट्स के जो ऑक्यूपेशन है उसी के अनुसार लाइफ टाइम के लिए बंध जाता है। वो सोचता है मेरे माता पिता जो करते हैं हम भी वही करेंगे, और उनको उसके लिए प्रेरित भी किया जाता है कि वही करना है तुम्हें। तो ये सब जाति प्रथा में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह मनपसंद कार्य नहीं कर पाता है, इसीलिए वह बेरोजगार हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? हानिकारक आंसर है, लेखक ने विविध पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो निम्न है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। एक बार फिर से देखिए, लेखक ने विविध पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। एक बार में इतना याद रखना है, जो निम्न है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहा है, काम के लिए सोच रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं आ रहा है, अरुचि इंटरेस्ट नहीं है, और विवशता में श्रम का चुनाव। ठीक है, मजबूर होकर के दूसरा काम करते हैं लेकिन जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। तो आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे और आंसर भी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियोस को शेयर कर दें। आज का आखिरी प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए आंसर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं को आवश्यक माना है वे हैं: बहुविध हितों में सबका हिस्सा समान होना चाहिए। अनेक प्रकार से जो हित होते हैं उनमें सबका हिस्सा समान होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोगों को इस तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए जैसा कि दूध पानी के मिक्सर होते हैं, पता नहीं चलता है दूध है कि पानी है, और यही क्या है? लोकतंत्र का दूसरा नाम है। ठीक है, भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। तो दोस्तों मिलजुल कर रहें, छुआछूत की भावना न रखें, ऊंच नीच की भावना न रखें। ठीक है, हमको इस वीडियो से शिक्षा मिलती है कि किसी से भेदभाव न करें, किसी से ऊंच नीच का भावना न रखें,
सभी को समान दृष्टि से देखें। यदि वे सद्मार्ग पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो उन्हें बताएं सद्मार्ग पे चलें। हम यही बताना चाहेंगे, किसी को गलत नज़रिया से नहीं देखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों। इस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिले तो कितना अच्छा होगा।